नमस्कार, मैं हूं इरशाद अली और आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी का हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन। सीजीपीएससी द्वारा घोषित सब इंस्पेक्टर प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। ये नाम है हेराम। सोशल मीडिया पर नाम को लेकर तरह तरह की चर्चाएं और सवाल उठने लगे, जिसके बाद उम्मीदवार ने खुद सामने आकर पूरे मामले की सच्चाई बताई। मुंगेली जिले के देवरहट निवासी हेराम कश्यप ने बताया कि उनका वास्तविक नाम हेराम ही है। उन्होंने कहा कि उनकी दादी ने बचपन में उनका ये नाम रखा था और बचपन से लेकर आज तक सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड समेत अन्य पहचान दस्तावेजों में उनका यही नाम दर्ज है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ दस्तावेजों में सरनेम दर्ज नहीं होने और नाम अलग होने की वजह से लोगों में भ्रम की स्थिति बनी। हालांकि उनका पूरा नाम हेराम कश्यप है और उन्होंने अपने सभी प्रमाणिक दस्तावेज सीजीपीएससी को उपलब्ध करा दिए हैं। उन्होंने नाम से जुड़ी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या फर्जीवाड़े से साफ इनकार किया है। सीजीपीएससी के सब इंस्पेक्टर प्री एग्जाम में सफलता हासिल करने वाले हेराम अब मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं अपने अनोखे नाम की वजह से वे पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस पूरे मामले और नाम को लेकर उठे सवालों पर हेराम ने हमारे ब्यूरो चीफ से खास बातचीत में अपनी बात रखी। ये मैंने अभी एसआई का प्री एग्ज़ाम दिलाया था जिसमें सिलेक्शन में इसके लिए हुआ है। तो अभी मेरे नाम को लेकर आपत्ति जताई गई है कि हेराम है और नाम के पीछे सरनेम नहीं है, ऐसा नाम नहीं होता। तो उनको मैं कहूँगा कि मेरे सभी डॉक्यूमेंट में मेरा नाम हेराम ही है और 10वीं के मार्कशीट में भी मेरा नाम हेराम है। तो सभी डॉक्यूमेंट मैं अपने 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही रखा हूँ ताकि कभी भी मेरे को कोई दिक्कत या परेशानी की सामना ना करना पड़े कि एक डॉक्यूमेंट में ये नाम है और दूसरे में ये नाम है। इसलिए मैंने अपने आधार कार्ड से कश्यप का सरनेम हटा दिया था ताकि कभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना आए करके। सरनेम क्यों नहीं आपके नाम के पीछे? सरनेम मेरे 10वीं के रिजल्ट में ही नहीं था। मेरे को उस टाइम कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि आगे जाकर मेरे सरनेम को लेकर ऐसा कोई भी बात होगा। लोग ऐसा कह रहे हैं क्या हेराम एक ऐसा नाम? हेराम तो एक बढ़िया नाम है। तो लोग बोल रहे हैं क्या? हाँ, वो लोग बोल रहे हैं, लेकिन हेराम बढ़िया नाम है, भगवान राम का नाम है। तो इस नाम पे तो चलो आपत्ति नहीं जताना चाहिए था। हाँ, लेकिन मानो कुछ नाम है, न्यूज़ है, इन पे चलो आपत्ति चलो जताई भी जा सकती थी। लेकिन जब उनके द्वारा अपना क्लियरिफिकेशन कर दिया गया है कि हमारा नाम सही है और अपने दस्तावेज भेज दिए गए हैं और बाकायदा वीडियो भी बना दिया गया है, तो उसके बाद ये सब आपत्ति अब खारिज होना चाहिए। क्या आयोग से फोन आया था क्या? हाँ, आयोग वाले कल कॉल किए थे और उन्होंने ये पूरी पुष्टि भी की है। थाने से पुलिस वाले भी घर गए थे, उन्होंने मेरे नाम की पुष्टि की है और लोगों से पूछा भी है कि इनका नाम हेराम है। हाँ, उनके द्वारा ये पुष्टि कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जल जीवन मिशन और ई बस सेवा को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मौजूद रहे। बिलासपुर जिले में करीब 600 योजनाओं में से 219 योजनाएं ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की जा चुके हैं। वहीं करीब 310 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिन्हें जल्द ग्राम पंचायतों को सौंपने की तैयारी है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हस्तांतरित योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए कार्य योजना बनाई गई है। जिन योजनाओं में 75% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है, उन्हें भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भुगतान की प्रक्रिया भी नियमित हो रही है, जिससे जल जीवन मिशन के काम में तेजी आएगी। वहीं ई बस सेवा को लेकर अरुण साव ने कहा कि प्रक्रिया जारी है और बहुत जल्द बिलासपुर में इसका संचालन शुरू किया जाएगा। जल जीवन मिशन के काम को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी ने दिल्ली में भी अभी बैठक की थी। राज्य के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद उपस्थित थे। बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। जो हस्तांतरित योजनाएं हैं, बिलासपुर जिले में 219 योजनाएं, लगभग 600 योजनाओं में ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित हुई है। 310 योजनाएं पूर्ण हो चुकी है। वो पूर्ण योजनाएं ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित हो और ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित योजना ठीक प्रकार से संचालित हो, इसके लिए भी कार्य योजना बनाई है। बचे हुए काम, जिन स्कीम पे 75% काम हो गया है, उसे जल्दी पूरा करने के लिए योजना बनाने के लिए निर्देशित किया है। तो जल जीवन मिशन में अनेक गांवों में अच्छे काम हुए हैं जो पूर्ण हो चुके हैं। जो शेष काम है उसे भी
तेज गति से पूरा करने के लिए निर्देशित किया है। अब भुगतान भी नियमित रूप से होने लगा है, तो अब जल जीवन मिशन के काम में गति आएगी और तेज गति से ये काम होगा। बिलासपुर पुलिस शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसने के अभियान में लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में सिरगिट्टी और तोरवा थाना पुलिस ने अशांति फैलाने, अड्डेबाजी और नशाखोरी करने वालों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं तोरवा थाना पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। बिलासपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत सिरगिट्टी और तोरवा थाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर अड्डेबाजी कर रहे नशे की हालत में लोगों को परेशान करने और शांति व्यवस्था भंग करने वाले 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया गया। इसके अलावा तोरवा थाना पुलिस ने एक आरोपी के कब्जे से धारदार हथियार बरामद कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। मेरे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार सभी थानों में खासकर शाम को जो ऐसे असामाजिक तत्व जो कहीं पे भी सुनसान जगहों पे या फिर आम स्थान पर इकट्ठा हो के जो आपराधिक कृत्य को अंजाम देते हैं या आने जाने वाले लोगों को परेशान करते हैं या नशा करके कमेंटबाजी या इस तरह से महिलाओं पे छीटाकशी की तरह जो कार्य करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हर दिन शाम को सभी थानों में कार्रवाई की जाती है। इसी क्रम में कल सिरगिट्टी थाने में अड्डेबाजी चेकिंग के लिए पुलिस टीम निकली हुई थी, जिसमें 7 ऐसे संदिग्ध लोग जो कि आपराधिक कृत्य करते हुए पाए गए थे, उसे सिरगिट्टी थाने में लाया गया है और 7 के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। इसके अलावा तोरवा थानों में भी पिछले 3 दिन तक शाम को जो अड्डेबाजी चेकिंग में है और 3 लोगों से धारदार हथियार चाकू बरामद किया गया था और तीनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। बिलासपुर के मंथन सभा कक्ष में शनिवार को उप मुख्यमंत्री अरुण साव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी प्रमुख विभागों के कामकाज और शासन की योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने और लंबित योजनाओं को समय सीमा में पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। बैठक में किसानों के लिए खाद बीज की उपलब्धता की भी समीक्षा हुई। अधिकारियों ने बताया कि जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज उपलब्ध हैं। बारिश के मौसम में होने वाली मौसमी बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की भी जानकारी ली गई। वहीं निर्माण विभागों को बारिश के दौरान खराब सड़कों और गड्ढों की तत्काल मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्माण कार्यों में तेजी लाने को कहा गया। विद्युत विभाग को भविष्य की जरूरतों को देखते हुए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए। साथ ही स्वीकृत निर्माण कार्यों की बारिश के दौरान तैयारी पूरी कर बारिश थमते ही तेजी से काम शुरू करने के निर्देश दिए गए। जिले के सभी विभागों की समीक्षा बैठक आहूत हुई है। सभी विभागों में चल रहे योजनाएं, चल रहे कामों की विस्तार से समीक्षा हम लोगों ने की है और विभागों को जो चल रहे विकास के काम है, जो लंबित योजनाएं हैं, उन सबको तेज गति से पूरा करने का निर्देश दिया है। समीक्षा में यह स्पष्ट हुआ कि किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद बीज की उपलब्धता है। बारिश के दौरान होने वाली मौसमी बीमारियों के रोकथाम की पूरी तैयारियां विभागों ने कर ली है और जिस तरह से निर्माण विभागों से भी कहा है कि बारिश के दौरान होने वाले गड्ढे या खराब सड़कों का समय पर मरम्मत हो, इसके लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वोच्च प्राथमिकता का हिस्सा हो, उसे तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित किया है। विद्युत विभाग को निर्देशित किया है कि आने वाले समय की योजना बनाकर काम करें। निर्माण विभागों से कहा है कि जो स्वीकृत काम है उन कामों की बारिश में सभी प्रकार की तैयारियां कर लें
और बारिश के तुरंत बाद तेज गति से निर्माण के कामों को आगे बढ़ाओ, ऐसा निर्देशित किया है। बहुत ही सार्थक चर्चा आज बैठक में हुई है। सभी उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने हमारे वरिष्ठ विधायक धर्म कौशिक जी, धर्मजीत सिंह जी, दिलीप लिहारिया जी, सुशांत शुक्ला जी, महापौर पूजा विधानी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी जी सहित अन्य जो नगर पंचायत, जनपद पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, वो सब भी उपस्थित रहे। उन सब से सुझाव भी आमंत्रित हुए हैं। बहुत सार्थक चर्चा हुई है। साथ ही आयुष समिति और जीवन दीप समिति की भी बैठक करके अनेक योजनाओं को स्वीकृति आज की बैठक में प्रदान की है। तो निश्चित रूप से आज की बैठक बहुत सार्थक रही है और इससे कामों में और गति आएगी। जो हितग्राही मूलक योजना है, हितग्राहियों पर तक समय पर पहुंचे, ये भी अधिकारियों को निर्देशित किया है। जगदलपुर के नगर नार थाना क्षेत्र में नकली सोने का हार असली बताकर एक ग्रामीण से 10,000 रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से नकद रकम और नकली आभूषण बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार मंगनपुर निवासी लिंगेश्वर सेठिया ने थाना नगर नार में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि 2 व्यक्ति उनके घर पहुंचे और खुद को भिलाई दुर्ग निवासी बताते हुए करीब 5 लाख कीमत का सोने का हार दिखाया। झांसे में आकर उसने 10,000 रुपए दे दिए। बाद में सोनार से जांच कराने पर हार नकली निकला। मामले में थाना प्रभारी विकेश तिवारी के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोहनलाल सोलंकी और मोहन राय को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 4,950 रुपए नकद और नकली माला बरामद कर उन्हें जेल भेज दिया गया। ऑपरेशन प्रहार के तहत बिलासपुर पुलिस की अवैध शराब कारोबारियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में बिल्हा पुलिस ने स्कूटी से बड़ी मात्रा में देशी शराब बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि उसके साथ एक अपचारी बालक को भी पकड़ा गया है। पुलिस के अनुसार एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर उड़गन रेलवे फाटक के पास घेराबंदी कर स्कूटी CG10 CD 4775 को रोका गया। तलाशी में 60 नग देशी प्लेन और 30 नग देशी मसाला शराब, कुल 16 लीटर 200 ग्राम शराब बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी राजेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अपचारी को भी हिरासत में लेकर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। स्कूटी जब्त कर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। ये बिल्हा थाने में कल पत्थर खान भाठा में अवैध शराब बिक्री की सूचना मिली थी, जिसमें बिल्हा थाने की टीम जाके वहाँ पे रेड की और वहाँ पे 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक राजेंद्र यादव है, दूसरा अपचारी बालक है, नाबालिग है इसका, और इनके पास से 16 लीटर शराब जब्त की गई है। 34(2) के तहत कार्रवाई करके इन्हें जुडिशल रिमांड पे भेजा गया है। सर केवल अब बिल्कुल हमें जब भी सूचना मिलती है कहीं पर अनैतिक कार्य होने की, तो पुलिस टीम वहाँ पर रेड करती है और कार्रवाई करती है। एक और नीट में चयन के बाद मेडिकल कॉलेजों में दाखिला की होड़ है, तो दूसरी ओर मेडिकल छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रोफेसरों की भारी कमी चिंता बढ़ा रही है। बिलासपुर के सिम्स मेडिकल कॉलेज में करीब 45% फैकल्टी पद खाली हैं। हालत यह है कि सर्जरी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और फॉरेंसिक साइंस जैसे अहम विभागों में प्रोफेसर तक नहीं है। MBBS की 150 और PG की 90 सीटों वाले सिम्स में महज करीब 55% फैकल्टी के भरोसे मेडिकल की पढ़ाई चल रही है। कई पद वर्षों से खाली हैं। हाल ही में कुछ एसोसिएट प्रोफेसरों के तबादले और पदोन्नति के बाद कई विभागों में स्थिति और कमजोर हुई है। सिम्स प्रबंधन लगातार भर्ती के विज्ञापन जारी कर रहा है, लेकिन डॉक्टर नहीं मिल रहे। इसकी बड़ी वजह निजी मेडिकल कॉलेजों में बेहतर वेतन और सुविधाएं बताई जा रही हैं। शासन स्तर पर करीब 100 प्रोफेसरों की पदोन्नति प्रक्रिया जारी है। सिम्स के डीन का कहना है कि भर्ती और पदोन्नति के बाद फैकल्टी की कमी दूर होने की उम्मीद है। फैकल्टी की कमी के बारे में पूछा, कुछ कमी अवश्य है, कुछ अभी पदोन्नति उपरांत ट्रांसफ़र भी हुए हैं, लेकिन जो सह से सहायक और सहायक से फिर आगे प्रमोशन होंगे उसमें भी सिम्स का ध्यान रखा जाएगा। उस हेतु पत्र, अनुरोध पत्र, मांग पत्र भेज दिया गया है। उम्मीद है कि नए डॉक्टर भी शीघ्र आएंगे। पदोन्नति उपरांत स्थानांतरण होकर बाहर जाते हैं, तो जब प्रमोशन होता है तो नए जो शिक्षक आएंगे उनमें सिम्स का भी ध्यान रखा जाए, इस हेतु मांग पत्र भेज दिया गया है। फर्जी LIC पॉलिसी के करीब 20 साल पुराने मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरोपी क्लर्क अरुण वसंत बापट को बड़ी राहत दी है।
हाईकोर्ट ने साल 2006 में ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई दोष सिद्धि और सजा को निरस्त करते हुए उन्हें बरी कर दिया है। मामले में आरोप था कि आरोपी ने फर्जी LIC दस्तावेजों के जरिए करीब 1,85,000 रुपए का ऋण हासिल करने का प्रयास किया था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि फर्जी दस्तावेज आरोपी ने खुद तैयार किए थे। ये बात ठोस सबूतों में साबित नहीं हुई। साथ ही अभियोजन के कई अहम दस्तावेज भी रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं मिले। कोर्ट ने साफ किया कि केवल संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में हाईकोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। जगदलपुर शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बोधघाट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त एवं निगरानी बदमाशों के खिलाफ अभियान चलाते हुए कई लोगों पर BNS की धारा 151 के तहत कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पकड़े गए आरोपियों को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस का कहना है कि शहर में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। असामाजिक और आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है तथा कानून व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि सभी को विदित है कि बस्तर पुलिस टीम के द्वारा लगातार बोधघाट थाना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम पे पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान सलभ सिन्हा सर के द्वारा संयुक्त टीम गठित कर, जिसमें ब्लैक पैंथर और बस्तर बोधघाट थाने के संयुक्त टीम के द्वारा बीती रात लगातार लगभग दर्जन भर से ज़्यादा असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें खुले जगह पे शराब पीने, गांजा, चाकूबाजी, जिसमें छोटे बहुत जो आर्म्स एक्ट पे नहीं आते हैं, ऐसे छोटे हथियार लेके घूमने वाले और लड़ाई झगड़ा करने वाले असामाजिक तत्वों पर संयुक्त रूप से 170 BNS की धारा के तहत कार्रवाई की गई है। साथ ही एक आरोपी के ऊपर BNS की धारा 129 के तहत धारा दर्ज की गई है, क्योंकि वह आदतन अपराधी हुआ है। तो इस प्रकार देखा गया है कि लगातार बस्तर पुलिस के द्वारा असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई किया जा रहा है। तो आगे का क्या प्लान रहेगा सर इस तरफ से? आगे भी स्पष्ट उद्देश्य है हमारा कि बस्तर जिले पे किसी भी असामाजिक तत्वों के लिए जगह बिल्कुल नहीं है। अगर किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्तता पाई जाती है किसी की, तो बस्तर टीम के द्वारा उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर जो भी जरूरी वैधानिक कार्रवाई है वह की जाएगी और शहर को पूरी तरह से अपराध मुक्त करने की कोशिश जारी की जाएगी। और जिस तरह से रायपुर में भगवान भोले बाबा को लेकर सोशल मीडिया पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला गर्मा गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि मामले को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने FIR दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना गंभीर अपराध है और भगवान भोले बाबा के प्रति की गई टिप्पणी बेहद निंदनीय है। अरुण साव ने मामले में दोषी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी हरकत करने की हिम्मत न कर सके। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। अरुण साव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हर मुद्दे पर राजनीति करती है और इस मामले में भी सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार मामले को गंभीरता से ले रही है और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो मामला सामने आया है सोशल मीडिया में, कुछ लोगों ने उस पर FIR भी की है, तो निश्चित रूप से इस पर कठिन कार्रवाई होना चाहिए। इस तरह से धर्मावलंबियों के भावनाओं को ठेस पहुंचाना गंभीर अपराध है और भगवान भोले बाबा के प्रति जो टिप्पणी हुई है ये बहुत निंदनीय है और इस पर कठोर से कठोर कार्यवाही होनी ही चाहिए, ताकि दोबारा कोई ऐसी हिमाकत न कर सके। हर मामले में सियासत करती है और इस मामले में भी सियासत कर रही है, पर हमारे सरकार में कठोर कार्यवाही होगी। कांग्रेस कैसे करती है, अभी पकड़ में आया है उनका। PSC के मामले में कैसे भ्रम फैलाने का काम किया उन्होंने, बिना देखे बिना सोचे। तो कांग्रेस की राजनीति ही भ्रम, भय और भ्रष्टाचार पर आधारित होती है। तो इसमें भी राजनीति करने का काम कांग्रेस कर रही है, पर हम कठोर कार्रवाई करें। कोरिया जिले में खड़ी चढ़ाई पर एक लोड ट्रक अनियंत्रित होकर पुल और नदी के बीच जा लटका। हादसा बैकुंठपुर बिलासपुर मुख्य मार्ग पर सुरमी गांव के धनुहर पुल के पास हुआ। बताया जा रहा है कि खड़ी चढ़ाई में चढ़ते समय लोड ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया और पुल के किनारे से फिसलकर
नदी और पुल के बीच लटक गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। ट्रक चालक और राहगीर भी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वहीं ट्रक के पुल के पास लटकने से करीब 1 घंटे तक कई वाहनों का आवागमन बाधित रहा। बाद में यातायात को सुचारू कर दिया गया। फिलहाल हादसे की वजह की जांच की जा रही है। राजधानी रायपुर के अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह में सेन शक्ति सम्मेलन एवं शिल्पी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। समारोह के दौरान सेन समाज की एकजुटता, सामाजिक सहभागिता और शिल्प क्षेत्र में योगदान को रेखांकित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर समाज और शिल्प क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले शिल्पियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सम्मानित शिल्पियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके हुनर और योगदान की सराहना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पारंपरिक कला और शिल्प हमारी सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे आयोजनों से प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलने के साथ नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जुड़ने का अवसर मिलता है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भी सेन समाज और शिल्पियों के योगदान की सराहना करते हुए सामाजिक एकता एवं विकास में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। समारोह में बड़ी संख्या में समाज एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ सेन समाज के द्वारा सेन शक्ति सम्मेलन और केश शिल्पी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें हम सभी लोग आमंत्रित थे। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहिब जी, राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी और समाज के सभी प्रमुखगण आमंत्रित थे। और इस सम्मेलन में भारी संख्या में सेन समाज के प्रदेश भर से लोग उपस्थित हुए थे। इनके समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदौर मध्य प्रदेश से पधारे थे, राजस्थान से भी इनके समाज के लोग आए थे। तो बड़ी भव्यता के साथ ये समारोह संपन्न हुआ है और इसमें समाज के जो केश शिल्पी हैं उनका सम्मान भी हुआ है। और आज गौरी शंकर श्रीवास केश शिल्पी बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और यहाँ उनके समाज के भवन के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा भी की। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इरशाद को दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।